हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। आज हम बात करेंगे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी यानी कि स्टोरेज डिवाइस है। तो इन चारों में से कौन सी हमारी प्राइमरी यानी कि स्टोरेज डिवाइस है। ऑप्शन ए है हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी है मैग्नेटिक टेप और ऑप्शन डी है ऑप्टिकल डिस्क। अगर हम बात करें प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस की तो वो हमारा हो जाएगा, वो हमारी ऑप्शन बी हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो रैम है यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो हमारी एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। और ये एक अस्थाई डिवाइस होती है। कैसी होती है? अस्थाई होती है डिवाइस, अस्थाई स्टोरेज डिवाइस होती है और ये प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होती है। वही हमारी जो रोम होती है इसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। एक हमारी स्टोरेज डिवाइस होती है और ये हमारी स्थाई होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि वह मेमोरी यूनिट जो सीधे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू से संपर्क रखता है और हर समय कंप्यूटर से जुड़ी रहती है प्राथमिक या फिर मुख्य मेमोरी कहलाती है। यानी कि एक ऐसी मेमोरी सीपीयू से संपर्क रखती है और हर समय हमारी कंप्यूटर से जुड़ी हुई रहती है, वो हमारी प्राथमिक या फिर मुख्य मेमोरी कहलाती है। प्राइमरी स्टोरेज की मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी एक अस्थाई यानी कि वोलेटाइल मेमोरी है जहां डाटा और सूचनाओं को अस्थायी तौर पर हम रखते हैं। ठीक है, इसमें संग्रहित सूचना को हम बदल सकते हैं और कंप्यूटर की पावर सप्लाई बंद कर देने पर भी जो हमारे जो रैम होती है उसमें संग्रहित जो डाटा होता है वो समाप्त हो जाता है। हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप और ऑप्टिकल डिस्क जो दी गई थी वो हमारी द्वितीयक या फिर सहायक मेमोरी थी। यानी कि याद रखना, जो रैंडम रैम होती है उसकी फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, हमारी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होती है। एक अस्थायी मेमोरी होती है और डाटा को रखती है अपने पास, लेकिन जैसे कंप्यूटर की सप्लाई बंद कर देते हैं तो ये हमारी खत्म हो जाती है, इसलिए हमारी अस्थायी होती है। वही हमारी जो हार्ड डिस्क होती है, मैग्नेटिक टेप होती है और ऑप्टिकल डिस्क होती है, ये हमारी सहायक होती हैं मेमोरी और साथ ही द्वितीयक होती हैं। ठीक है, द्वितीयक सहायक मेमोरी होती है हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप और ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। यानी इन चारों में से कौन सा हमारा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन ए है डिस्क क्लीनअप, ऑप्शन बी है विंडोज, ऑप्शन सी है डिफ्रैगमेंटर और ऑप्शन डी है विजुअल बेसिक। तो इसमें से कौन सा हमारा एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, जो विजुअल बेसिक होता है वो हमारा एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, जो विजुअल बेसिक होता है वो क्या होता है? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होता है। कह रहा है कि विजुअल बेसिक एक माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इसके COM यानी कि प्रोग्रामिंग मॉडल प्रतिरूप के लिए विकसित किया गया तीसरी पीढ़ी का इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। ठीक है, कभी कभी आईडी की फुल फॉर्म पूछ लेगा तो याद रखना इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट्स, रिमोट डेटा ऑब्जेक्ट्स या एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट्स के द्वारा डेटाबेस के एक्सेस और एक्टिव एक्स कंट्रोल्स और ऑब्जेक्ट्स के निर्माण को सक्षम बनाता है। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है उसे क्या कहते हैं। यानी कि हमारे जो कंप्यूटर में संदर्भ में कोई सिस्टम होता है वो विरोधी रूप से उसमें प्रवेश करता है और संभावित रूप से हमारे जो कंप्यूटर या फिर कोई यानी जो संभावित रूप से हमारे कंप्यूटर को क्षति पहुंचाता है फिर उसकी क्षति का कारण बन सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है हमला सतह या फिर अटैक सरफेस, ऑप्शन बी है हमला हस्ताक्षर यानी कि अटैक सिग्नेचर, ऑप्शन सी है हमला पैटर्न यानी कि अटैक पैटर्न, ऑप्शन डी है हमला पथ यानी कि अटैक पथ। तो अगर हम बात करें कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश करता है और उसे संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है तो उसे हम कहते हैं हमला सतह या फिर अटैक सरफेस। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हमला सतह या फिर अटैक सरफेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि कंप्यूटर के संदर्भ में हमला सतह यानी कि अटैक सरफेस वे तरीका है जिससे कोई विरोधी हमारे सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से उसकी क्षति का क्या बन सकता है? कारण। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सुरक्षा सेवाओं जैसे कि गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग क्या कहा जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं। हमारा ऑप्शन ए क्रिप्टोलॉजी, ऑप्शन बी है क्रिप्टोग्राफी, ऑप्शन सी है क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम, ऑप्शन सी है क्रिप्टो एनालिसिस। तो अगर हम बात करें सुरक्षा सेवाओं जैसे कि हमारी गोपनीयता, डेटा की अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण को प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग होता है वो हमारा कहलाता है क्रिप्टोग्राफी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिप्टोग्राफी।
ठीक है, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्रिप्टोग्राफी कहलाता है सुरक्षा सेवाओं जैसे कि गोपनीयता, डेटा अखंडता और इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोगी क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है क्रिप्टोग्राफी सामान्य तौर पर वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी साधारण लेख को अनजान और किसी भी अनजान लेख को विशेष तौर पर चिन्हित किया जाता है। यह प्रक्रिया डेटा को निर्धारित और नियंत्रित करती है ताकि इन इसे न देख सकें और न ही पढ़ सकें। क्रिप्टोग्राफी न केवल चोरी या परिवर्तन से डेटा की रक्षा करती है बल्कि उपयोगकर्ता के प्रमाणीकरण के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है हमारा 105वां क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत क्या है। उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त जो भूमि है उसका प्रतिशत क्या है। तो हमारा ऑप्शन ये है 56.7, ऑप्शन बी है 60.7, ऑप्शन सी है 64.7 और ऑप्शन डी है 68.7। तो अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उसमें कृषि के लिए प्रयुक्त जो भूमि का प्रतिशत है वो हो जाएगा हमारा 68.7। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 68.7 होता है उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है और कुल जनसंख्या का 65% कृषि पर वर्ग है और राज्य के आर्थिक विकास में कृषि क्षेत्र का योगदान महत्वपूर्ण है। और वर्ष 2014-15 के सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 165.90 लाख हेक्टेयर यानी कि 68.7% भूमि का उपयोग कृषि के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि रामचरितमानस का कौन सा कांड अध्याय यानी कि सबसे छोटा है। तो इसका भी मैंने ऑलरेडी शॉर्ट्स बना के रखा, ना देखा तो देख लीजिए, आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो रामचरितमानस का तो कौन सा कांड सबसे छोटा है। तो ऑप्शन ए है अरण्य कांड, ऑप्शन बी है किष्किंधा कांड, ऑप्शन सी है सुंदर कांड और ऑप्शन डी है लंका कांड। तो अगर हम बात करें रामचरितमानस की तो इसे तुलसीदास जी के द्वारा अवधी भाषा में लिखा गया है और इसमें टोटल 7 कांड होते हैं जिसमें आंसर हो जाएगा किष्किंधा कांड। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा किष्किंधा कांड। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि रामचरितमानस 15वीं शताब्दी के कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। यानी कि जो रामचरितमानस है वो हमारे 15वीं शताब्दी के कवि थे गोस्वामी तुलसीदास, उनके द्वारा लिखा गया था। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचंद्र के निर्मल एवं विशद चरित्र का वर्णन किया है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं, जैसे कि नंबर 1 है बालकांड, नंबर 2 है अयोध्या कांड, नंबर 3 है अरण्य कांड, नंबर 4 है किष्किंधा कांड, नंबर 5 है सुंदर कांड, नंबर 6 है लंका कांड और नंबर 7 है उत्तर कांड। ठीक है, इस रामचरितमानस में 7 कांड हैं। नंबर 1 है बालकांड, नंबर 2 है अयोध्या कांड, नंबर 3 है अरण्य कांड, नंबर 4 है किष्किंधा कांड, नंबर 5 है सुंदर कांड और नंबर 6 है लंका कांड और नंबर 7 है उत्तर कांड। जिसमें जो किष्किंधा कांड है वो रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड है जिसमें 1 से लेकर 30 तक दोहे हैं। ठीक है, याद रखना। आगे कह रहा है कि 107वां क्वेश्चन, आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है। तो आलू के उत्पादन में हमारे उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है। ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा और ऑप्शन डी है चौथा। अगर हम आलू के उत्पादन में बात करें तो उसमें भारत में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहला स्थान हो जाएगा। आगे कह रहा है कि आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछोछा दरगाह शरीफ स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछोछा दरगाह शरीफ स्थित है। ऑप्शन ए है संत कबीर नगर, ऑप्शन बी है मिर्जापुर, ऑप्शन सी है अम्बेडकर नगर और ऑप्शन डी है सुल्तानपुर। उत्तर प्रदेश का एक जिला है जहाँ किछोछा दरगाह शरीफ स्थित है, अम्बेडकर नगर। ठीक है, जो अम्बेडकर नगर है वहाँ किछोछा दरगाह शरीफ स्थित है। आगे कह रहा है कि किछोछा शरीफ प्रसिद्ध सूफी संत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर अशरीफी के दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जो किछोछा शरीफ है उसे प्रसिद्ध सूफी संत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर अशरफी की दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। अशरफपुर किछोछा अम्बेडकर नगर जिले में एक छोटा सा कस्बा है। किछोछा दरगाह शरीफ एक छोटी पहाड़ी पर बना है जो कि ताल से घिरा हुआ है और ऐसा विश्वास है कि तालाब के पानी में उपचार के चमत्कारिक गुण हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि श्रीमती एन राजम का संबंध निम्नलिखित में से किस एक वाद्य यंत्र से है। जो श्रीमती एन राजम है उनका संबंध किससे है। ऑप्शन ए है सितार, ऑप्शन बी है वायलिन, ऑप्शन सी है तानपुरा और ऑप्शन डी है बांसुरी। तो अगर हम बात करें श्रीमती एन राजम, इनका संबंध है
ऑप्शन बी सही हो जाएगा वायलिन से। तो श्रीमती एन राजम है, इनका संबंध वायलिन से, याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो श्रीमती एन राजम है उनका संबंध किससे है? तो श्रीमती एन राजम का संबंध वायलिन से है। ठीक है, राजम वायलिन, वायलिन राज था ना, जो मूवी थी उसमें राज था, मोहब्बतें मूवी थी, इसमें जो राज था वो क्या करता था? वायलिन में जाता था। ठीक है, वायलिन में जाता था। तो राजम का संबंध किससे है? वायलिन से है। ठीक है, आगे कह रहा है कि श्रीमती एन राजम का श्रीमती एन राजम एक प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं जो हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत परंपरा से संबंधित है। एन राजम को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2004 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और एन राजम को किससे सम्मानित किया गया था? 2004 में इन्हें कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। श्रीमती एन राजम जिनका संबंध वायलिन से है। ठीक है, याद रखना। आगे कह रहा है इलाहाबाद में किस वर्ष अगले अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाना है? 2019, 2020, 2021, 2022। ये हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, याद रखना। 2019 में पिछले यानी कि अर्ध कुंभ का आयोजन हो चुका है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। है कि जो कुंभ पर्व विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक धार्मिक आयोजन है। कुंभ मेला 2019 का आयोजन इलाहाबाद में जिसे प्रयागराज कहते हैं वहाँ किया गया है, जो 15 जनवरी 2019 से 4 मार्च 2019 के मध्य संपन्न हुआ। और कुंभ का शाब्दिक अर्थ होता है अमृत कलश। इसका आयोजन हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में होता है। ठीक है, याद रखना जो कुंभ है उसका आयोजन कहाँ होता है? हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में। और कुंभ का शाब्दिक अर्थ होता है अमृत कलश। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। आगे बढ़ रहा है 111वां क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है? यानी वो कौन सा अवसर होता है जब हम सोहर लोकगीत का गायन करते हैं? तो हमारा ऑप्शन ये है बच्चों के जन्म पर, ऑप्शन बी है नामकरण पर, ऑप्शन सी है मुंडन पर, नामकरण पर, ऑप्शन सी है मुंडन पर, ऑप्शन डी है विवाह पर। तो अगर हम बात करें सोहर लोकगीत तो इसका आयोजन किया जाता है बच्चों के जन्म पर, यानी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। बच्चों के जन्म पर हम क्या करते हैं? सोहर जो लोकगीत होता है उसका आयोजन करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे कह रहा है हमारा कि सोहर घर में संतान होने पर गाया जाने वाला मंगल गीत है। इन गीतों में संतान के जन्म, उनसे संबंधित कहानियाँ और उत्सवों के सुंदर वर्णन मिलते हैं। यानी जब सोहर गीत होते हैं, जो संतान होती है, जब हम गाते हैं वो एक मंगल गीत है। और गीतों में संतान का जन्म और उससे संबंधित कहानियाँ और उत्सव होते हैं, उनके सुंदर वर्णन मिलते हैं। ठीक है, आगे हमारा 112वां क्वेश्चन कह रहा है कि लट्ठमार होली के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जो लट्ठमार होली है उसके लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है वृंदावन, ऑप्शन बी है गोवर्धन, ऑप्शन सी है बरसाना और ऑप्शन डी है गोकुल। तो लट्ठमार होली है वो बरसाना में खेली जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बरसाना बहुत ही ज़्यादा फेमस है लट्ठमार होली के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। आगे कह रहा है कि राधा के जन्म स्थान बरसाना की लट्ठमार होली अपने अनूठे तरीके के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बरसाना की लट्ठमार होली भगवान कृष्ण के काल में उनके द्वारा की जाने वाली लीलाओं की पुनरावृत्ति जैसी है। ठीक है, राधा का जन्म स्थान क्या है? बरसाना, और वहाँ लट्ठमार होली काफ़ी प्रसिद्ध है। आगे हमारा 113वां क्वेश्चन कह रहा है कि मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक हैं। जो मिट्टी की बारात है उस नाम के कविता संग्रह उसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है शिवमंगल सिंह सुमन, ऑप्शन सी है महादेवी वर्मा और ऑप्शन डी है मैथिली शरण गुप्त। तो अगर हम बात करें मिट्टी की बारात तो ये फेमस कविता संग्रह है शिवमंगल सिंह सुमन का। ठीक है, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शिवमंगल सिंह सुमन का फेमस कविता संग्रह है मिट्टी की बारात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आ रहा है कि मिट्टी के बारात हिंदी के विख्यात साहित्यकार शिवमंगल सुमन द्वारा रचित एक कविता संग्रह है, जिसके लिए उन्हें वर्ष 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, उसके बाद हमारा 114वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है कानपुर में, ऑप्शन बी है लखनऊ में, ऑप्शन सी है आगरा में और ऑप्शन डी है नोएडा में। अगर हम बात करें सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तो हमारा ऑप्शन आगरा में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है। ठीक है, याद रखना आगरा में स्थित है सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आगे कह रहा है सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आगरा में स्थित है। भारत सरकार ने जूता उद्योग के विकास के लिए आगरा में वर्ष 1963 में लघु उद्योग विकास संस्थान के रूप में
सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की और वर्ष 1966 में यह स्वतंत्र संस्था के रूप में भारत सरकार की संस्था बन गई। ठीक है, आगे हमारा कह रहा है 115वां क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है। यानी जब हमारी 2011 की जनगणना हुई थी तो उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला था जहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या थी। तो हमारा ऑप्शन ए है इलाहाबाद, ऑप्शन बी है आगरा। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, इलाहाबाद। इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक थी। ठीक है, और ऑप्शन सी था मुरादाबाद, ऑप्शन डी था गाजियाबाद, लेकिन हमारा ऑप्शन ये सही हो गया था इलाहाबाद। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के जिले में सर्वाधिक जनसंख्या क्रमशः घटते हुए क्रम में अगर हम बात करें तो इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज में है, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ की है। ठीक है, इन सबसे ज़्यादा इलाहाबाद की है, फिर मुरादाबाद की है, फिर गाजियाबाद की है, फिर आजमगढ़ की है और फिर लखनऊ की है। इसमें इलाहाबाद जो जिसे पहले हम प्रयागराज कहते थे, इलाहाबाद जिसे अब हम प्रयागराज कहते हैं, और यहाँ के अमरूद काफ़ी फेमस है। मुरादाबाद की बात करें तो इसे पीतल नगरी कहा जाता है, और लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की, लखनऊ जो है इसे नवाबों का शहर कहते हैं और उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। ठीक है, आगे कह रहा है हमारा 116वां क्वेश्चन कि चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है। जो हमारे चोल अभिलेख है उनके द्वारा जो जैन सभाएं होती हैं उन्हें दान में दी जाने वाली जो भूमि होती है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है बेल्लन वगई, ऑप्शन बी है साला भोग, ऑप्शन सी है पल्ली छंदनम, ऑप्शन डी है ब्रह्मादेव। तो अगर हम बात करें जैन सभाओं को दी जाने वाली भूमि तो उसे हम कहते हैं, सी सही हो जाएगा पल्ली छांदनम। जो जैन सभाएं, जो चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दी जाने वाली भूमि होती है उसे पल्ली छांदनम कहते हैं। ठीक है, जो स्कूलों के लिए देते हैं उसे हम साला भोग कहते हैं, ब्राह्मणों को देते हैं तो ब्रह्मादेव कहते हैं, और पल्ली छांदनम कहते हैं जो जैन सभाओं को दान में भूमि देते हैं। आगे कहना है कि चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को पल्ली छादनम कहा जाता है। जो गैर ब्राह्मण होते हैं उन्हें जो भूमि देते हैं उन्हें बेल्लन वगई कहते हैं। ठीक है, गैर ब्राह्मणों को देंगे तो हम बेल्लन वगई कहेंगे, जैन सभाओं को देंगे तो पल्ली छादनम कहेंगे। स्कूल और विद्यालयों की व्यवस्था के लिए दान में दी गई भूमि को हम साला भोग कहते हैं। क्या कहते हैं? साला भोग। और वही ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मदेव। ठीक है, तो चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को पल्ली छादनम, गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को बेल्लन वगई, और स्कूलों और विद्यालयों की व्यवस्था के लिए दान में दी गई भूमि को साला भोग, और ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को ब्रह्मादेव कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या रहा है, ये कह रहा है 117वां क्वेश्चन, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी। यानी ऐसा कौन सा शासक था जिसने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी। ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन सिकंदर शाह, और ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो अगर बात करें भारत में तुगलक वंश की जो नींव थी वो गयासुद्दीन तुगलक ने रखी थी। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की नींव रखी है। आगे कह रहा है कि भारत में तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक, जिसे हम गाजी मलिक भी कहते हैं, उन्होंने 1320 में की थी। तो अगर हम बात करें तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी तो गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, और गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक भी कहते थे। और कब की थी? इन्होंने 1320 में की थी। सिंचाई या नहर निर्माण करने वाला गयासुद्दीन पहला शासक था, और गयासुद्दीन तुगलक जो था वो पहला शासक था जिसने सिंचाई के लिए नहर का निर्माण किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है हमारा 118वां क्वेश्चन कि निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। यानी वो कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। तो ऑप्शन ए था जहांगीर, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है बाबर, और ऑप्शन डी है हुमायूं। तो अगर हम बात करें इन चारों शासकों में से तो वो हमारा सही आंसर हो जाएगा हुमायूं। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हुमायूं ऐसा शासक था जिसकी मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि हुमायूं की मृत्यु दिल्ली में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। और लैंडपूल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। ठीक है, किसने कहा था? लैंडपूल ने कहा था हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कि हुमायूं जो था वो जीवन भर लड़खड़ाता रहा था और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है हमारा 119वां क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसके लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी। यानी जो विश्व प्रसिद्ध हमारा मोर सिंहासन है उसका निर्माण किसने किया और उसके लाल किले में स्थापना किस मुगल शासक ने की थी।
ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है अकबर और ऑप्शन डी है बहादुर शाह फर्स्ट। तो अगर हम बात करें 20 प्रसिद्ध मोर सिंहासन के निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना की, तो वो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां ने मोर सिंहासन का निर्माण किया था, उसकी लाल किले में स्थापना की थी और शाहजहां के शासनकाल को हम स्थापित कला का स्वर्ण युग कहते थे। ठीक है, वहीं अगर बात करें जहांगीर की, तो जहांगीर के शासनकाल को हम चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता था और अकबर की बात करें तो अकबर के शासनकाल को साहित्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि शाहजहां ने 1648 ईस्वी में दिल्ली शाहजहानाबाद में एक चतुर्भुज आकार का किला बनवाया था, जो लाल मुर्गा पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी किले के दीवाने आम के पीछे की दीवार में बना एक कोष्ठ, जहां पर 20 प्रसिद्ध तख्ते ताउस रखा गया था, जिसे अब हम मोर सिंहासन कहते हैं। ठीक है, तो 1648 में दिल्ली शाहजहानाबाद में चतुर्भुज आकार का किला बनवाया किसने? शाहजहां ने। उसमें लाल बलुआ पत्थर से उसे निर्मित करवाया, जिसे क्या कारण से लाल किला कहा गया, और उसके पीछे दीवान और उसी किले में दीवाने आम के पीछे दीवार में बना एक कोष्ठ था, जहाँ में 20 प्रसिद्ध तख्ते ताउस रखा, और इस तख्ते ताउस को ही बाद में क्या कहा गया? मोर सिंहासन कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है हमारा 120वां क्वेश्चन। आगे हमारा 120वां क्वेश्चन कह रहा है कि बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? यानी कि जो बोध गया है वो एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? ऑप्शन ए है क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, ऑप्शन बी है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, ऑप्शन सी है क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था, और ऑप्शन डी है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था। तो अगर हम बात करें बोध गया की, तो बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ इसलिए बन गया था क्योंकि गौतम बुद्ध ने, सही हो जाएगा, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, इसलिए बोध गया काफी महत्वपूर्ण तीर्थ केंद्र बन गया। ठीक है, यानी ऑप्शन बी सही हो गया। आगे कह रहा है कि 6 वर्ष तक अथक परिश्रम और घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा की एक रात, यानी कि पीपल बट यानी कि वृक्ष के नीचे निरंजना यानी कि पुनपुन नदी के तट पर उरुवेला बोध गया में बुद्ध को ज्ञान का प्राप्त हुआ था। कितने? 6 वर्ष के अथक परिश्रम और घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु बैसाख पूर्णिमा की एक रात को पीपल बट वृक्ष के नीचे निरंजना यानी कि पुनपुन नदी के तट पर, कोई पूछ रहा था कौन से वृक्ष के नीचे, तो निरंजना पुनपुन नदी के तट पर और पीपल बट वृक्ष के नीचे और निरंजन पुनपुन नदी के तट पर उरुवेला बोध गया में बुद्ध को बैसाख पूर्णिमा के दिन 35 वर्ष की आयु में और 6 वर्ष के अथक प्रयास के बाद उन्हें सफलता अर्जित हुई थी। ठीक है, आगे कह रहा है हमारा 121वां क्वेश्चन कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ऑप्शन ए है 1922 के गया अधिवेशन की, ऑप्शन बी है 1923 के दिल्ली अधिवेशन की, ऑप्शन सी है 1924 के बेलगाम अधिवेशन की, और ऑप्शन डी है 1925 के कानपुर अधिवेशन की। तो अगर हम बात करें महात्मा गांधी की, तो उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और इन्होंने एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी बेलगाम, जो कि कर्नाटक में स्थित है। कब की थी? 1924 में की थी। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वहीं जो 1925 के कानपुर में जो अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो सरोजिनी नायडू ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि दिसंबर 1924 में बेलगाम कर्नाटक में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी 1924 के बेलगाम कर्नाटक में, और एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की। आगे हमारा 122वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? तो ऑप्शन ए है स्टेनली बॉल्डविन, ऑप्शन बी है नेविल चैम्बरलेन, ऑप्शन सी है सन विंस्टन चर्चिल, और ऑप्शन डी है जेम्स रॉमसे मैकडोनाल्ड्स। तो अगर बात करें 1932 में ग्रेट ब्रिटेन में किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जेम्स रॉमसे मैकडोनाल्ड्स ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे जेम्स रॉमसे मैकडोनाल्ड्स। उन्होंने 16 अगस्त 1932 को विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय पर एक पंचांग जारी किया, जिसे सांप्रदायिक पंचांग यानी कि कम्युनल अवार्ड कहा गया। इस पंचांग में प्रत्येक निर्वाचन पद्धति को न केवल मुसलमानों के लिए जारी रखा गया, बल्कि इसे दलित वर्गों पर भी लागू
कर दिया गया। ठीक है, आगे हमारा 123वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? यानी कि कौन से स्वतंत्रता सेनानी के, यानी कि कौन सा शहर था जिसमें स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने जब ब्रिटिश पुलिस के द्वारा खुद घेरे गए थे खुद को गोली मार ली गई थी? तो ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी है इलाहाबाद। तो हमारा ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। जो इलाहाबाद है वहाँ उन्होंने खुद को गोली मार दी। ठीक है, ऑप्शन सी है कानपुर, ऑप्शन डी है जबलपुर, लेकिन हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा इलाहाबाद। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के एकमात्र सदस्य चंद्रशेखर आजाद, जो कि काकोरी षड्यंत्र कैसे पुलिस को चकमा दे रहे थे, लाहौर षड्यंत्र कैसे बच निकले थे, लेकिन 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज में कहते हैं, कैलफेड पार्क में पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी। तो कहाँ मार ली थी? इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। ठीक है, 1931 में 27 फरवरी को। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है 124वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? तो इन चारों नदियों में से कौन सी नदी है जिसका समागम अरब सागर में है? ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है कृष्णा और ऑप्शन डी है कावेरी। तो अगर हम बात करें उस नदी की जिसका समागम अरब सागर में, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा नर्मदा। ठीक है, नर्मदा नदी जो है उसका समागम कहाँ है? अरब सागर में। आगे कह रहा है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर पश्चिम की ओर 1289 यानी 1289 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती हुई अरब सागर से कैम्बे की खाड़ी में समुद्र से मिल जाती है। ये नदी विंध्या और सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य भ्रंश यानी कि रिफ्ट घाटी से होकर प्रवाहित होती है। तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से, और ये पश्चिम की ओर 1289 किलोमीटर लंबाई प्रवाहित करती हुई अरब सागर में कैम्बे की खाड़ी से समुद्र में मिल जाती है, और ये विंध्या और सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य भ्रंश यानी कि रिफ्ट घाटी से होकर प्रवाहित होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है हमारा 125वां क्वेश्चन, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? ऑप्शन ए है केरल में, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी है कर्नाटक में, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश में। तो अगर बात करें भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य की, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा कर्नाटक में। ठीक है, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। आगे कह रहा है भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये हाथियों के लिए रिजर्व है। किसके लिए है? मोस्ट इम्पोर्टेंट कभी पूछ लेगा, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किसके लिए है? तो ये कर्नाटक में है और हाथियों के लिए है। 490 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला ये अभ्यारण्य पश्चिमी घाटों के सूखे और नम पर्णपाती जंगलों के बीच स्थित है। इस अभ्यारण्य में तेंदुआ, हाथी, गोर, सांभर, बाघ, हिरण, कांकड़ और शाही जैसे जानवरों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 26वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो इन चारों राज्यों में से वो कौन सा राज्य जहाँ जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? ऑप्शन ए है मिजोरम, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है नागालैंड और ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो अगर हम बात करें उस राज्य की जहाँ भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है, तो वो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है और कितना है? 17 है। ठीक है, सिर्फ 17 है, याद रखना। आगे कह रहा है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दूसरे स्थान पर मिजोरम है, 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर राज्य है। सिक्किम का जनसंख्या घनत्व 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नागालैंड का जनसंख्या घनत्व 119 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, आगे 127वां क्वेश्चन कह रहा है कि डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? जो हमारी डेन्यूब नदी है उसका उद्गम किस देश में है? ऑप्शन ए है हंगरी, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है रोमानिया और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रिया। तो अगर हम बात करें डेन्यूब नदी की, तो उसका उद्गम होता है जर्मनी से। कहाँ से होता है? जर्मनी के। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, डेन्यूब नदी का जो उद्गम है वो जर्मनी से होता है। डेन्यूब नदी मध्य यूरोप में बहने वाली एक नदी है। ये जर्मनी के काले वन के पहाड़ों में स्थित दो नाव एशिंगन कस्बे के पास शुरू होती है और फिर दक्षिण पूरब को बहती है। डेन्यूब नदी 10 देशों से गुजरती है, जैसे कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, मोल्दोवा, यूक्रेन और रोमानिया। और वोल्गा नदी के बाद डेन्यूब यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी पूछी है तो कह देना वोल्गा नदी है, और दूसरे नंबर की डेन्यूब नदी है। ठीक है,
और ये 10 देशों, डेन्यूब नदी 10 देशों से गुजरती है। किससे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, मोल्दोवा, यूक्रेन और रोमानिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, आगे हमारा 128वां क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी है दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी है एशिया और ऑप्शन डी है अफ्रीका। तो हम बात करें क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े महाद्वीप की, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एशिया। एशिया जो है वो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप है। और टोटल कितने महाद्वीप है? टोटल 7 महाद्वीप हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल 1,71,39,445 वर्ग मील है, जबकि अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल 1,16,77,239 वर्ग मील है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल 9,36,17,051 वर्ग मील है और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल 6,880,706 वर्ग मील है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? जो चमेरा बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए है सतलुज, ऑप्शन बी है रावी, ऑप्शन सी है ब्यास और ऑप्शन डी है चिनाब। तो हम चमेरा बांध की बात करें तो वो हमारे बनाया गया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रावी नदी पर। जो चमेरा बांध है वो कौन सी नदी पर बनाया गया? रावी। ठीक है, रावी जो नदी है उस पर बनाया गया है चमेरा बांध। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि चमेरा बांध हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। ये रावी नदी पर बनाया गया है और इस परियोजना के द्वारा लगभग 1100 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। चमेरा बांध चंबा जिले में स्थित है और ये रावी नदी पर बनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, ये चमेरा बांध कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में है और ये रावी नदी पर बनाया गया है। इस परियोजना के द्वारा लगभग 1100 मेगावाट ऊर्जा है वो उत्पन्न की जाती है। आगे हमारा 130वां क्वेश्चन कह रहा है कि गैलेरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो गैलेरस ज्वालामुखी किस देश में है? ऑप्शन ए कोलंबिया, ऑप्शन बी है मैक्सिको, ऑप्शन सी है इटली और ऑप्शन डी है हवाई। तो गैलेरस ज्वालामुखी जो है वो कोलंबिया देश में स्थित है। देखिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कोलंबिया देश में गैलेरस ज्वालामुखी स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि गैलेरस ज्वालामुखी कोलंबिया देश में स्थित है। ये ज्वालामुखी कोलंबिया के सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। और कैसा है? सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी उसमें से एक है कोलंबिया ज्वालामुखी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 131वां क्वेश्चन कह रहा है कि थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? जो थोसेघर वाटरफॉल है वो किस राज्य में है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो अगर हम बात करें थोसेघर वाटरफॉल की तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित है थोसेघर वाटरफॉल, क्योंकि काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है तो याद रखना। थोसेघर वाटरफॉल जलप्रपात महाराष्ट्र में कोंकण क्षेत्र में स्थित है। ये सतारा शहर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर छोटे से गाँव के पास स्थित है। 132वां क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है? जो पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध है उसमें रहने वाली जो कुल मानव आबादी है उसका अनुमानित प्रतिशत क्या है? ऑप्शन ए है 60, ऑप्शन बी है 70, ऑप्शन सी है 80 और ऑप्शन डी है 90। तो अगर हम बात करें उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 90। ठीक है, कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध पृथ्वी का वह भाग है जो भूमध्य रेखा के उत्तर में है और उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित कितना है? 90% है। कितना है? 90% है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है 133वां क्वेश्चन, श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो मेरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो तब रामनाथ कोविंद थे। और अगर आपकी बात करें तो वह कौन है इस समय? हमारी द्रौपदी मुर्मू जो है भारत के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो इसमें रामनाथ कोविंद के बारे में पूछा तो हमारा ऑप्शन ए है 16वां, ऑप्शन बी है 14वें, ऑप्शन सी है 12वें और ऑप्शन डी है 11वें। तो श्री रामनाथ कोविंद भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे। कौन से? 14वें। और अब वर्तमान में कौन है? अभी वर्तमान में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और भारत की भी 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। ठीक है, याद रखना। कह रहा है कि श्री रामनाथ कोविंद 22 जुलाई 2017 को भारत के 14वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। उन्होंने 25 जुलाई 2017 को भारत के उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली और वे राज्यसभा सदस्य तथा बिहार राज्य के राज्यपाल भी रह चुके हैं। ठीक है, रामनाथ कोविंद जो है 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे, वे राज्यसभा के सदस्य थे और बिहार राज्य के राज्यपाल भी रह चुके थे।
आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, आगे 134वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(1) के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है। जो भारत का संविधान का आर्टिकल है 243I, उसके अनुसार पंचायतों की जो वित्तीय स्थिति होती है उसकी समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब करते हैं। ऑप्शन ए हर छठे वर्ष की समाप्ति पर, ऑप्शन बी है हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर, ऑप्शन सी है हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर और ऑप्शन डी हर तीसरे वर्ष की समाप्ति पर। तो हम बात करें आपके भारत के संविधान के अनुसार 243I के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग के गठन की, तो हम वो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर। हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर हम आर्टिकल 243I के तहत पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्तीय आयोग का गठन करते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना। आगे कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 243 झा यानी कि आई के अनुसार वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। राज्य का राज्यपाल संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के प्रारंभ से 1 वर्ष के भीतर यथाशीघ्र और तत्पश्चात प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 135वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। यानी कि संविधान का वो कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए है आर्टिकल 123, ऑप्शन बी है आर्टिकल 121, ऑप्शन सी है आर्टिकल 125, ऑप्शन डी है आर्टिकल 127। तो हम भारत के संविधान की बात करें तो वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 123। इसके अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। वहीं अगर राज्यपाल का पूछ ले तो रखना आर्टिकल 213, राज्यपाल अध्यादेश आर्टिकल 213 के तहत जारी करता है और जो हमारा राष्ट्रपति है वो आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश को जारी करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को किसी भी विषय पर अध्यादेश जारी करने का विशेष अधिकार देता है। राष्ट्रपति ऐसे समय में अध्यादेश पारित कर सकता है जब संसद सत्र में ना हो, लेकिन विषय इतना गंभीर और अनिवार्य होना चाहिए जिस संसद सत्र के शुरू होने तक टाला ना जा सके। मतलब जब हमारी संसद का सत्र ना चल रहा होता है और विषय इतना गंभीर हो कि हमें चलाना जरूरी हो, तो हम क्या करते हैं कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल 123 के तहत। ठीक है, और वही जो राज्यपाल होता है वो जारी करता है 213 के तहत, याद रखना। ठीक है, आगे कह रहा है हमारा 136वां क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है। तो राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है 17 है, 30 है, ऑप्शन सी है 15 है और ऑप्शन डी है 12 है। तो हम बात करें राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या की, तो वो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा 12। ठीक है, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या 12 होती है। आगे कह रहा है कि राज्यसभा भारतीय संसद की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य हैं, जिनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। राज्यसभा में सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जिनमें से 1/3 सदस्य 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों में सेवानिवृत्त होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं, जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखते हों। ठीक है, यानी कि हमारा राज्यसभा जो है वो भारतीय संसद की ऊपरी प्रतिनिधि है, वहीं जो लोकसभा है वो भारतीय संसद की निचली सदन है। ठीक है, राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य है, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं और जिनके 1/3 सदस्यों को राज्यसभा 6 वर्षों के लिए चुनता है, जिनमें 1/3 सदस्य 2 वर्षों में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और संविधान का जो आर्टिकल है 80 वो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित करता है, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा निर्देशित करता है, जो हमारे साहित्य से, विज्ञान से, कला से और समाज सेवा जैसे विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखते हों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है हमारा 137वां क्वेश्चन को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है। यानी कि वो कौन व्यक्ति है जिसे विधानसभा का सत्रावसान यानी सत्र को बुलाने की शक्ति होती है। ऑप्शन ए है राज्यपाल, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति और ऑप्शन डी है मुख्यमंत्री। तो हम अगर बात करें विधानसभा का सत्र बुलाने की शक्ति, तो वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए राज्यपाल। जो राज्यपाल होता है उसे विधानसभा का सत्रावसान यानी बुलाने की शक्ति होती है। कह रहा है कि भारतीय
कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार विधानसभा का सत्र आहूत यानी बुलाने की, सत्र अवसान और विघटन करने की शक्ति जो होती है वो राज्यपाल में निहित होती है। किसी भी सत्र की अंतिम बैठक और आगामी मतलब आने वाली बैठक की प्रथम बैठक के लिए जो नियत तारीख के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। विधानसभा के प्रत्येक सत्र की प्रथम बैठक राष्ट्रगान से प्रारंभ होती है और सत्र की अंतिम बैठक राष्ट्रगीत से समाप्त होती है। यानी कि जब हमारी पहली बैठक आरंभ होती है तो वो राष्ट्रगान से होगी और जब समाप्त होगी तो राष्ट्रगीत से समाप्त होगी। और किसी भी सत्र की पहली और अंतिम बैठक के बीच में प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख की ये जो तारीख होती है उसकी 6 महीने से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये शक्ति किसके पास होती है? राज्यपाल के पास होती है, आर्टिकल 174 के तहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 138 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यानी कि प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए है अहमदाबाद, ऑप्शन बी है गुड़गांव, ऑप्शन सी है चंडीगढ़ और ऑप्शन डी है नोएडा। तो अगर प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन की बात करें तो ऑप्शन डी से हो जाएगा नोएडा। नोएडा में प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहना है कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में देश के पहले मोबाइल ओपन एक्सचेंज मॉक्स जोन का उद्घाटन किया गया है। मोबाइल ओपन एक्सचेंज मोबाइल उद्योग के लिए समर्पित पारिस्थितिक तंत्र होगा जो मोबाइल निर्माताओं, अनुसंधान और विकास और संबद्ध उद्योगों को एक मंच प्रदान करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि विश्व बाघ दिवस यानी कि वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 अप्रैल को, ऑप्शन बी 23 मई को, ऑप्शन सी 18 जून को और ऑप्शन डी 29 जुलाई को। तो अगर हम बात करें विश्व बाघ दिवस यानी कि वर्ल्ड टाइगर डे की तो वो मनाया जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा 29 जुलाई को। 29 जुलाई को हम वर्ल्ड टाइगर डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। पूरे विश्व में बाघों की तेजी से घटती आबादी के संरक्षण के लिए जागरूकता को बढ़ाने के लिए 29 जुलाई 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में बाघ सम्मेलन में प्रतिवर्ष बिग बाघ दिवस मनाने की फैसला किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि भारत का पहला वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन यानी ग्लोबल मोबिलिटी समिट कहाँ आयोजित किया गया है? तो अगर भारत के पहला वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन ग्लोबल मोबिलिटी समिट की बात करें तो वो हमारा ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी है पुणे, ऑप्शन सी है लखनऊ और ऑप्शन डी है मुंबई। तो कहाँ आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन ए से हो जाएगा नई दिल्ली में। भारत के पहले वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन ग्लोबल मोबिलिटी समिट जो है वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि 7 से 8 कह रहा है हरियाणा सरकार द्वारा अपने पंचायतों को स्टार रैंकिंग देने के लिए शुरू की गई 7 से 18 ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना कितने सामाजिक मानकों पर आधारित है? तो ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 3। तो हरियाणा सरकार द्वारा अपने पंचायतों को स्टार रैंकिंग देने के लिए शुरू की गई 7 से 18 ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना है वो 7 सामाजिक मानकों पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 7। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है हरियाणा सरकार ने 7 सामाजिक मानकों लिंग अनुपात, शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, सुशासन, अपराध मुक्त और सामाजिक भागीदारी के आधार पर अपनी पंचायतों को स्टार रैंकिंग देने के लिए 7 स्टार ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 1120 यानी कि 1120 गाँव में रैंकिंग हासिल की है। स्टार रैंकिंग में प्रथम 3 स्थानों पर क्रमशः अम्बाला, गुरुग्राम और करनाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है तेलंगाना, आगे 125वां क्वेश्चन कह रहा है कि तेलंगाना पुलिस ने राज्य के पूरे पुलिस विभाग के व्यावसायिक संचार और सहयोग की जरूरतों का समर्थन करने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ऑप्शन ए पीपल कनेक्ट, ऑप्शन बी है क्राइम कनेक्ट, ऑप्शन सी है लॉ कनेक्ट और ऑप्शन डी है OCP कनेक्ट। तो तेलंगाना पुलिस ने राज्य के पूरे पुलिस विभाग के व्यावसायिक संचार और सहयोग की जरूरतों का समर्थन करने के लिए जो मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है वो हमारा ऑप्शन क्या OCP कनेक्ट। ठीक है, OCP कनेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है तेलंगाना पुलिस ने राज्य के पूरे पुलिस विभाग के पेशेवर संचार और सहयोग की जरूरतों का समर्थन करने के लिए COP कनेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस ऐप में नियमित मोबाइल मैसेजिंग ऐप के सभी फीचर हैं और ये चैटिंग, ग्रुप चैट्स, फाइल शेयरिंग और लोकेशन शेयरिंग के लिए सक्षम है। ये राज्य के 31 जिलों में 60,000 से अधिक पुलिस बलों को जोड़ने में मदद करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे हमारा 146वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसको त्रिपुरा का राज्यपाल घोषित किया गया है। यह मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, यानी कौन सा फल से त्रिपुरा का राज्यपाल घोषित किया गया है। तो ऑप्शन ए क्यून अनानास, ऑप्शन बी किंग ऑरेंज, ऑप्शन सी है प्रिंसान, ऑप्शन डी क्यून लीची। तो अगर हम बात करें त्रिपुरा की तो उसका जो राज्यफल है वो क्यून अनानास को घोषित किया गया, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्यून अनानास को त्रिपुरा का राज्यफल घोषित किया गया है। बात करें त्रिपुरा की तो इसकी कैपिटल है अगरतला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, आगे 147वां क्वेश्चन कह रहा है कि नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है, यानी कि जो नाबार्ड है उसका विस्तृत रूप यानी फुल फॉर्म क्या है, और याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर एग्रो एंड रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी है नेशनल बैंक फॉर एसेंट एंड रूरल डेवलपमेंट, और ऑप्शन डी है न्यू बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो अगर हम नाबार्ड की बात करें तो इसका विस्तृत रूप होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एंड ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि नाबार्ड का पूरा नाम राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। इस बैंक की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए की गई थी। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर की गई है और यह बैंक मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो नाबार्ड का फुल नाम है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए की गई थी और 12 जुलाई 1982 को, और किसकी समिति की सिफारिश के आधार पर, शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर बैंक मुंबई के महाराष्ट्र में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, आगे 148वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है। तो कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है। ऑप्शन ए है ब्राजील, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी है भारत। तो अगर निम्नलिखित देशों में दुनिया के सबसे बड़े ट्रैक्टर बाजार की बात करें तो हमारा ऑप्शन डी से हो जाएगा भारत। जो भारत है दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि ट्रैक्टर कृषि आधुनिक कृषि के उपयोग में आने वाला प्रमुख उपकरण है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है। आज भारत में ट्रैक्टर बनाने वाली इनोको कंपनियां तथा कृषि में ट्रैक्टर का भरपूर उपयोग हो रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर यानी कि प्लांट होशियारपुर यानी कि पंजाब में है। ठीक है, आगे बढ़े। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड बी कंटिन्यू विद नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय।